द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हमेशा की तरह आज की जरूरी खबरों और जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास इकोनॉमी, डिफेंस, पर्यावरण मतलब कई अलग-अलग विषयों पर कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि इन सभी जरूरी हिस्सों को आसान भाषा में समझना है। सही कहा। इन अलग-अलग खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनती है, आज हम ये देखेंगे। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक नींव से। हाँ, मतलब उस फ्रेमवर्क से जो देश की आर्थिक सेहत तय करता है। बात हो रही है 16वें वित्त आयोग की। जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सेंट्रल टैक्स में राज्यों का जो हिस्सा है उसे 41% बनाए रखने की सिफारिश मान ली गई है। 41%। ये आंकड़ा सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसे बदला नहीं गया है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 41% का ये जो आंकड़ा है, ये स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी का प्रतीक है। आसान शब्दों में केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है उसका 41% हिस्सा राज्यों में बांटा जाएगा। ठीक है। और इसे 2021 से बदला नहीं गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण है भरोसा। भरोसा। जी, खासकर कोविड के बाद राज्यों की आर्थिक हालत पर काफी दबाव रहा है। तो ऐसे में जब उन्हें पता हो कि अगले 5 साल यानी 2026 से 2031 तक टैक्स बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, तो वो अपनी योजनाओं और बजट को ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। मतलब ये राज्यों को एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। बिल्कुल, ताकि वो लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स पर बिना किसी चिंता के काम कर सकें। समझ गया। और जब ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तभी देश बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की योजना बना सकता है। और यही चीज हमें आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिल रही है। एकदम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। इसमें एक बड़ी सफलता मिली है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पहाड़ी सुरंग, जिसे MT6 कहा जा रहा है, वो बनाने का काम पूरा हो गया है। अच्छा। ये सुरंग लगभग आधा किलोमीटर लंबी है, लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ सुरंग का बनना नहीं है, बल्कि उसे बनाने का तरीका है। आप उस न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड मतलब NATM की बात कर रही हैं। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसे ऐसे समझिए कि ये स्मार्ट तरीका है। हम्म। पुरानी तकनीक में हम पहले पहाड़ में एक बड़ा सा ढांचा बनाते थे, फिर खुदाई करते थे। लेकिन NATM में इंजीनियर्स पहाड़ की चट्टानों की जांच करके पहाड़ की अपनी ताकत को ही सुरंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे खुदाई होती है, वैसे वैसे कंक्रीट की एक पतली परत से उसे मजबूत करते जाते हैं। इससे काम तेज होता है और ज्यादा सुरक्षित भी। यानी पहाड़ को काटने की जगह उसकी मदद से ही रास्ता बनाना। ये तो वाकई में कमाल की इंजीनियरिंग है। जी, और उम्मीद है कि गुजरात में इसका ऑपरेशन 2027 तक और मुंबई तक पूरा ऑपरेशन 2029 तक शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुई जमीन पर कनेक्टिविटी की बात। अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं। बंदरगाहों और शिपिंग से जुड़ी भी 2 बड़ी अपडेट्स हैं। बिल्कुल। पहली है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन यानी BCSL की शुरुआत। BCSL। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, आत्मनिर्भरता। अभी हमारा ज्यादातर समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। तो BCSL का मकसद है कि देश के अंदर का माल ढोने के लिए हमारे अपने जहाजों, और इसमें SCI, कनकौर और JNPA जैसे बड़े सरकारी खिलाड़ी शामिल हैं। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम तो है, लेकिन क्या हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम कर सकें? देखिए, शुरुआत में इसका फोकस विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना नहीं, बल्कि घरेलू कार्गो को संभालना है। अच्छा। एक बार जब हम अपने घर के अंदर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना आसान होगा। ये एक सोची समझी रणनीति है। समझ गया। और दूसरा अपडेट तमिलनाडु से है, आउटर हार्बर प्रोजेक्ट। हाँ, ये तूतीकोरिन के VO चिदम्बरनार पोर्ट पर बन रहा है। करीब 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और ये सागरमाला और PM गति शक्ति जैसी बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। इन योजनाओं को थोड़ा और आसान कर सकती हैं? जरूर। आसान भाषा में कहें तो सागरमाला का मकसद है देश के सभी बंदरगाहों को आधुनिक बनाना। और PM गति शक्ति एक डिजिटल मास्टर प्लान है जो ये पक्का करता है कि इन बंदरगाहों को सड़कों, रेलवे लाइनों से बिना किसी रुकावट के जोड़ा जाए। मतलब ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बन रहा, बल्कि ये देश के पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को तेज और सस्ता बनाने की एक बड़ी कड़ी है। बिल्कुल सही। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश के अंदर हो रहे हैं,
लेकिन इसका असर तो दुनिया भर में भी दिखता होगा। वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत की ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही जगह पर आए आप। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी को लेकर अपना अनुमान अपडेट किया है। अच्छा। उन्होंने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर शायद इसके पीछे की कहानी बड़ी है। सही पकड़ा आपने। इसकी वजह सिर्फ अमेरिका भारत के बीच हुई एक ट्रेड डील बताई गई है, जिसमें टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिए गए हैं। क्या ये वजह काफी है? देखिए, ट्रेड डील एक अहम कारण है, लेकिन ये एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दुनिया भर में कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो दूसरे विकल्प तलाश रही हैं, जिसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी टाइम से। तो ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक बदलते हुए वैश्विक आर्थिक समीकरण का संकेत है। इसी से जुड़ी एक और खबर कॉर्पोरेट जगत से है। वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच गई है, पहली रिटेल कंपनी। जी हाँ, और ये दिखाता है कि रिटेल सेक्टर का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। $1 ट्रिलियन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 के बराबर। जबरदस्त। ये रिटेल की ताकत का एक बड़ा उदाहरण है। वैश्विक इकोनॉमी की बात आती है तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स की केंद्र में होता है। यहाँ भी कुछ अपडेट्स हैं। हाँ, एक पार्टनरशिप और एक पेनल्टी की खबर है। पार्टनरशिप हुई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारतीय एएक्सा लाइफ के बीच। ये बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप है। ये मॉडल इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, विश्वास। लोग आमतौर पर अपने बैंक पर एक नई बीमा कंपनी से ज्यादा भरोसा करते हैं। सही है। और दूसरा है पहुंच। बैंकों की शाखाएं देश के छोटे छोटे शहरों तक है, जहां शायद बीमा कंपनियों के ऑफिस न हो। तो दोनों का फायदा इसमें। बिल्कुल। और पेनल्टी की खबर पेटीएम से जुड़ी है। हाँ, आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशंस, जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, पर लगभग 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और वजह है फीमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन। ये जुर्माना दिखाता है कि भारत का फिनटेक सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर रेगुलेटरी निगरानी भी उतनी ही सख्त है। चलिए अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां टेक्नोलॉजी भविष्य को आकार दे रही है। पर्यावरण और रक्षा। और पर्यावरण में एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट। ग्रीन यूरिया? जी, ये आंध्र प्रदेश के पुदीमादाका में लग रहा है। पर ये सामान्य यूरिया से अलग कैसे है? आखिर यूरिया तो यूरिया है। नहीं, फर्क बनाने की प्रक्रिया में है। सामान्य यूरिया प्राकृतिक गैस मतलब जीवाश्म ईंधन से बनता है, जिससे काफी कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन ग्रीन यूरिया बनाने का आधार है ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, और ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इसे ऐसे समझिए, पानी से हाइड्रोजन निकालने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है। अगर ये बिजली सोलर या विंड पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्स से आती है, तो उससे बने हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। फिर इस हाइड्रोजन से अमोनिया और फिर यूरिया बनता है। वाह, तो मतलब पूरी प्रक्रिया लगभग कार्बन फ्री हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका फायदा सिर्फ ये नहीं कि हमें यूरिया आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करेगा। एकदम। ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। भारत हर साल 8 से 10 मिलियन टन यूरिया आयात करता है। ये प्लांट हमारी निर्भरता कम करेगा और खेती को टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल बनाएगा। कमाल है। अब इसी तरह की तकनीकी छलांग की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में। पहले खंजर 13 सैन्य अभ्यास। जी, ये भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच हुआ एक जॉइंट अभ्यास है। कहाँ हुआ ये? ये असम के मिसामारी में हुआ। इसका मुख्य फोकस था काउंटर टेररिज्म और माउंटेन क्राफ्ट, मतलब पहाड़ी इलाकों में लड़ने की तकनीक पर। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीआरडीओ ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। जी, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये एक क्रांतिकारी तकनीक है। रैमजेट तो हमने जेट इंजन में सुना है। ये मिसाइल में कैसे काम करता है? इसे ऐसे सोचिए कि ज्यादातर मिसाइलों में एक रॉकेट मोटर होता है जो कुछ सेकंड जलता है और फिर मिसाइल बिना पावर के अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। लेकिन एसएफडीआर मिसाइल को हवा में ही एक दूसरा ज्यादा कुशल जेट इंजन चालू करने की ताकत देता है। एक तरह से मिसाइल का अपना आफ्टर बर्नर। जो मिसाइलों के लिए एक गेम चेंजर है। तो टेक्नोलॉजी और नीतियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब को आगे बढ़ाने वाले लोग भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए कुछ अहम नियुक्तियों और सम्मानों पर नजर डालते हैं। जरूर। बैंकिंग सेक्टर में विनय मुरलीधर तोनसे को येस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वो पहले एसबीआई में थे, तो उनके पास गहरा अनुभव है।
और अवार्ड्स में एक बहुत खास सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है। हाँ, ये 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अवार्ड है, जो भूटान की क्वीन मदर क्याल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को मिला है। ये सम्मान उन्हें उनकी त्रायना फाउंडेशन के जरिए किए गए सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। जी, और ये कार्यक्रम असम के कोकराझार में हुआ, जो इस पुरस्कार के सांस्कृतिक महत्व को भी दिखाता है। और खेल जगत से भी एक अच्छी खबर है। हाँ, भारत 2027 में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए 8 कोटा स्थान मिलेंगे। मतलब भारतीय निशानेबाजों के लिए ओलंपिक में अपनी जगह पक्की करने का एक सुनहरा मौका। बिल्कुल। अब कुछ और विविध खबरें। कॉर्पोरेट जगत में HMG स्टोन्स नाम की एक कंपनी ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में एक रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, ये ISO 9001.2015 और 5S गोल्ड ग्रेड, ये दोनों सर्टिफिकेशन एक साथ हासिल करने वाली पहली भारतीय नेचुरल स्टोन कंपनी बन गई है। ये 5S फ्रेमवर्क क्या है, आसान भाषा में? इसे एक पूरी तरह से व्यवस्थित वर्कशॉप की तरह सोचे। हर चीज के लिए एक तय जगह है और हर चीज हमेशा अपनी जगह पर मिलती है। अच्छा। इससे काम में गलतियां कम होती हैं, सुरक्षा बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। ये मैनेजमेंट का एक जापानी फलसफा है। दिलचस्प है। एक दुखद खबर भी है, यात्रा लेखक ह्यू गैंटर के निधन की। जी, ह्यू गैंजर 95 इयर्स के थे। उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी लेखनी ने कई लोगों को यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। और अंत में एक महत्वपूर्ण सप्ताह के बारे में भी जान लेते हैं। 1 से 7 फरवरी 2026 तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें और शांति से रहें। तो आज हमने काफी अलग अलग विषयों पर बात की, वित्त आयोग से लेकर ग्रीन यूरिया और रैमजेट मिसाइलों तक। इन सभी को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ 41% टैक्स शेयर जैसी नीतियों से आर्थिक स्थिरता की नींव मजबूत की जा रही है। दूसरी तरफ उसी नींव पर बुलेट ट्रेन और नए बंदरगाह जैसे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। और इन सब के साथ हम ग्रीन यूरिया जैसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और SFDR जैसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये सभी डॉट्स एक आधुनिक और सक्षम भारत की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है, जब हम ग्रीन एनर्जी और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं, तो विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ताकि विकास तेज भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भी?